यस गाइस, तो हम लोग आज सीए फाउंडेशन कॉरपोरेट लॉ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आप मान के चलो आपके जून या आपके नवंबर के एग्जाम में सीए फाउंडेशन में 100% आने की गुंजाइश रखता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द टर्मिनोलॉजी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब ये जो मैंने आपके सामने मुद्दा खोल रखा है, ये पूरा मॉड्यूल का है। इसको स्टेप बाय स्टेप मैं मॉड्यूल से बताऊंगा। एक पहले अपन उसका टर्मिनोलॉजी तय करेंगे कि ये पूरा टर्म क्या होता है, what is this doctrine called about, what is this indoor management and why this law is made। कोई भी चीज देखो डॉक्ट्रिन कब बनती है, सबसे पहले हम समझते हैं कोई भी चीज लॉ कब बनती है। लॉ कब बनती है, या तो वो सेक्शन में गिवन होती है या वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस में आती है। या तो वो सेक्शन में गिवन है या फिर वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में आ रही है। अगर ऐसा होता है तो हम उसे लॉ कहते हैं कि भैया या तो सेक्शन में दिया है, लॉ में लिखा है, या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में है। पर कई बार क्या होता है कि कई चीज लॉ में लिखता नहीं है, पर्पसफुली छोड़ता है, उसका रीजन होता है। और कई बार क्या होता है, हम चाहते हैं कि कुछ मुद्दों के डिसीजंस सिचुएशन के अनुसार कोर्ट ऑफ लॉ उसके ऊपर निर्णय ले। तो कई बार क्या, एक केस है, उस केस के ऊपर निर्णय लिया कोर्ट ने कि ऐसा डिसीजन होगा। उसी केस का सपोर्ट लेके किसी और व्यक्ति ने ये बोला कि साहब मुझे भी इस केस के जैसे सपोर्ट मिलना चाहिए। फिर उसी केस का सपोर्ट लेके किसी और ने बोला, और जब एक ही एक केस का बार बार जब यूज होने लगता है, तो वो केस भले उस पे सेक्शन ना हो, वो लॉ जैसा बन जाता है। और जब वो लॉ जैसा बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्रीन कहते हैं। उसे हम डॉक्ट्रीन के नाम से जानते हैं। तो डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है, इसको समझने के लिए ये खुद इन्होंने सबसे पहले आपको डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझाने की बात की है कि डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है। क्योंकि देखो, आपको नई चीज की अहमियत समझनी है तो आपको पुरानी गलतियों को जानना होगा। जैसे आपको समझना है जीएसटी क्यों आया, तो आपको यह समझना चाहिए कि जीएसटी से पहले दिक्कतें क्या थी, फिर जाके जीएसटी आया। हर नई चीज के पीछे पुराना दर्द होता है। वो पुराने दर्द को जानोगे ना तो नई चीज की अहमियत होगी। और ये फैक्ट ऑफ लाइफ है जो आपको समझना होगा। और यहाँ पे भी वो हम लोग वही हिस्से को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरा देखिएगा क्या कहता है। सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आज क्या हो गया है, आज और पहले क्या था, उसके बीच का डिफरेंस देखो। जब तक इसमें बात करूं, अगर 17th सेंचुरी का, जो हमारा 17th सेंचुरी था ना, 17th सेंचुरी के दौरान लॉ के अंदर, क्योंकि देखो भारत का तो था नहीं, वैसे ये सारा कॉन्सेप्ट हमने अंग्रेजों के लॉ से उठाया है। तो उस समय पे एक डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस हुआ करता था। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता था, ये बोलता था कि भैया हे आउटसाइडर, आउटसाइडर कौन होता है हर वो व्यक्ति जो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करता है उसे आउटसाइडर माना जाता है। देख भाई, आप कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप कंपनी से कर रहे हो, इस कॉन्ट्रैक्ट को बहुत सोच समझ के, जांच पड़ताल करके करना। क्योंकि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी कमी रह गई, कुछ भी दिक्कत रह गई, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। इन शॉर्ट, आउटसाइडर को हर जांच पड़ताल करके ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। ये कौन कहता था, लॉ ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस।
जैसे ऐसा ही एक केस हो गया था कि एक कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में डाल के रख दिया कि भैया कंपनी के एक चेक के ऊपर जब तक दोनों डायरेक्टर के साइन नहीं होंगे तब तक उस चेक को वैलिड नहीं माना जाएगा। अब नॉर्मली हमें हैबिट तो होती नहीं, एक चेक पे एक डायरेक्टर का साइन हो गया और आपने चेक जमा करा दिया, अब वो चेक बाउंस हो गया तो उस क्लाइंट ने, उस सप्लायर ने केस कर दिया कंपनी पे, और ये पाया गया कि देखो भैया आउटसाइडर को पता रखना चाहिए था कि केस हो ही नहीं सकता, उस चेक पे ऊपर दोनों के साइन होने ज़रूरी है। इन शॉर्ट सब कुछ पता रखो। सब कुछ का ये मतलब है, जब ये लोग सब कुछ कहते हैं ना तो सब कुछ से हम क्या समझेंगे? सब कुछ से मतलब है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मैटर्स। इंटरनल मतलब अंदरूनी मामले भी बाहर वाले को पता होने चाहिए। एक्सटर्नल मैटर्स तो चलो पूरी दुनिया को हम बता ही देते हैं, पर इंटरनल मैटर्स भी जानने जरूरी थे। ये जो लॉ 17वीं सदी से चल रहा था, लॉ में स्वीकार किया जा रहा था, इस लॉ में बहुत दिक्कतें आने लग गई। दिक्कतें क्या आने लग गई इसके अंदर कि यार आप मुझे एक बात बताओ, कंपनी का बोर्ड मीटिंग हो रहा है। अब बोर्ड मीटिंग में अभी मुकेश अंबानी क्या करने की सोच रहा है, अभी थोड़ी बता देगा यार वो आपको। यार सोच के देखो ना, नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि वो आपको आज ही बता दे कि भैया वो क्या करने वाला है। एक बड़ा कॉन्फिडेंशियल मुद्दा है। जियो के लॉन्च से पहले अगर जियो की स्कीम लॉन्च हो जाती या उसके आइडियाज लॉन्च हो जाते तो उसका जो स्ट्रेटजी है वो सक्सेसफुली नहीं होता। तो बोर्ड मीटिंग एक बड़ा कॉन्फिडेंशियल मुद्दा है जो पब्लिकली नहीं होता। अब बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पुराना लॉ क्या था? देखो पहले के ज़माने में इतना कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं था। पहले के ज़माने में ओनर से आसानी से मिलना जुलना पूछना संभव था, जो आज के ज़माने में नहीं है। इसीलिए 18वीं सदी के बीच के दौरान ये इंडोर मैनेजमेंट का लॉ आया। तो पहले अपन जानते हैं कि ये मॉड्यूल क्या कहना चाहता है इसके बारे में। तो देखो पहले तो ये कहता है कि एक धारा है 399 जो कहता है कि एक हर आउटसाइडर को कंपनी के बारे में डिटेल पढ़ के आना चाहिए, क्योंकि वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट से क्या मतलब है? जैसे कंपनी का एक एमओए होता है, कंपनी का एओए होता है, ये कंपनी का एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और हर आउटसाइडर को इसके बारे में डिटेल्स पता होनी चाहिए। बट ये जो कंस्ट्रक्टिव लॉ था ना, ये तो क्या बोल रहा था, ये बड़ा टिपिकल था जो एथिकली सूट नहीं किया। वेदर अ पर्सन रीड्स द डॉक्यूमेंट और नॉट, हम मान लेंगे कि उसको सब कुछ पता है। पहला पॉइंट, ही इज ओनली प्रिज्यूम टू हैव रेड द डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो अंडरस्टैंड देम इन ट्रू पर्सपेक्टिव। मतलब मैं इतना नहीं मान रहा कि तूने पढ़ा है, मैं तो ये मान रहा हूं तूने समझ लिया है। कल उठ के रोना नहीं। थोड़ा सा आवाज आपको ऐसा मिलेगा, लेक्चर थोड़ा लगातार चल रहा है इसलिए आवाज थोड़ा डीम है, बट कोई बात नहीं, मैं मुद्दा आप तक डेफिनेटली पहुंचाऊंगा और उसकी फील और कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचाऊंगा। जरा ध्यान देना, हर पर्सन जो डील कर रहा है कंपनी के साथ नॉट ओनली हैज द कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ मेमोरेंडम, मतलब खाली मेमोरेंडम और आर्टिकल नहीं, पर सारे मैटर, ऑल मैटर्स। तो एक प्रॉब्लम जो अभी आप और मैं दोनों फाइनल कर रहे हैं कि इसमें क्या था, एक्सटर्नल मैटर। एक्सटर्नल मैटर में क्या क्या आता है वहां पे लिख के रख सकते हैं, एमओए एंड एओए, जो पूरी दुनिया जानती है। पर एक्सटर्नल मैटर के साथ साथ ये क्या बोल रहा था आपको, इंटरनल मैटर्स, जिसमें एग्जाम्पल बोर्ड मीटिंग, उसके बारे में भी सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसा कौन कहता था? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। आपको ये दोनों पता होने चाहिए, ऐसा कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता था, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। फिर जाके डॉक्ट्रिन, लॉ ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आया। डॉक्ट्रिन एक प्रकार से लॉ, मैंने आपको बताया ना, एक ही एक केस जब बार बार होने लगता है तो उसे डॉक्ट्रिन का नाम दिया जाता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आया। अब ये कौन से केस में आया? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्पवॉन्ड। ठीक है, अब इसमें केस में हुआ क्या था? अच्छा, आपको एग्जाम के अंदर कभी भी फैक्ट्स ऑफ द केस पूछा नहीं जाएगा, बताया जाएगा।
तो फैक्ट्स आपको सिर्फ पता होना चाहिए, याद रखने की आवश्यकता नहीं है, अपन को उसका निष्कर्ष पता होना चाहिए। अब रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन में क्या हुआ, रॉयल ब्रिटिश बैंक ने पेपर में इश्तिहार दिया कि भैया हमारी बैंक में जो भी पैसा डालता है 7 साल या उससे ज़्यादा के लिए हम उसे दुगना पैसा देंगे, 7,000 पाउंड का 14,000 पाउंड करके देंगे। यूके में पाउंड चलता था। अब ठीक है, ये उन्होंने पेपर में इश्तिहार दिया, कई लोगों ने पैसा डाला, जिसमें से एक था टर्कॉन्ड नामक व्यक्ति, उसने भी पैसा डाला। अब 7 साल के बाद जब पैसा लेने आया तो कंपनी ने बोला अरे अरे अच्छा आप उस समय के हैं क्या? अरे वो क्या था, वो जो एमडी था ना, उसने बोर्ड रेजोल्यूशन ही पास नहीं किया था, उसने तो अपनी मर्जी से पेपर में इश्तिहार दे दिया और कंपनी ने वो लोन ले लिया। तो सॉरी, हमने वो डिपॉजिट जो लिया है हम उस पर आपको नॉमिनल ब्याज देंगे, हम तो दुगना नहीं देंगे, क्योंकि उस समय तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस लागू था। तो टर्कॉन ने बोला अगर मेरे को नॉर्मली ब्याज मिलता तो मैं आपको देता ही क्यों यार, ये आपका पर्सनल लुकआउट है, आपका एमडी रेजोल्यूशन पास नहीं करता, वो आपका मैटर है यार। उसने पेपर में इश्तिहार दिया, पब्लिकली पैसा लिया, बोर्ड मीटिंग के बारे में हमें कैसे मालूम चलेगा? पर उस समय तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस था, आपको सब कुछ पता 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 रखना चाहिए था। तो तब जाके कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट लिया रॉयल ब्रिटिश बैंक में। उसने क्या बोला कि देख भाई, एकदम स्पष्ट कर दिया कि एक्सटर्नल मैटर से तो बचा ही नहीं जा सकता। एमओए एओए क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक के पास अवेलेबल है, ये तो आपको पता करना ही पड़ेगा। पर इसने क्या बोला कि इंटरनल मैटर्स जो बोर्ड मीटिंग और ये वाले मुद्दे हैं, ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, इंटरनल मैटर्स जानना जरूरी नहीं है। यानी अपन इसको निष्कर्ष में ऐसा लिख सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस था ये कंपनी के फेवर में था, कंपनी फेवर, और ये जो इंडोर मैनेजमेंट है ये है आउटसाइडर के फेवर में, आउटसाइडर के फेवर में। जबकि इंटरनल मैटर एक्सटर्नल मैटर्स तो जानना ही पड़ेगा आउटसाइडर को भी, हाँ, पर इंटरनल मैटर जानना जरूरी नहीं है, ऐसा इंडोर मैनेजमेंट ने बोला। फिर ये फैक्ट्स ऑफ द केस आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो इतना अपने लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि अपन ने फैक्ट्स तो पता कर ही लिया, क्यों इसमें इतनी मशक्कत करे। सीधा इसके एक्सेप्शन पे आते हैं। अब जरा एक्सेप्शंस को समझना। एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो एक्सेप्शंस पूछते हैं आपको, ठीक है। और एक्सेप्शन का मतलब क्या था, देखो एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती। वैसे मॉडर्न जमाना है, तुम मेरे को ये भी बोल सकते हो सर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मयान वेयर वी कैन कीप 2 तलवार्स, राइट। बट जो भी है साहब, एथिकली ये है कि एक ही चीज के ऊपर एक लॉ सपोर्ट में दूसरा लॉ अगेंस्ट में नहीं हो सकता। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को ओवर रूल किया इंडोर मैनेजमेंट ने, तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस हट गया जो कंपनी का सपोर्ट था। अब इसीलिए एक्सेप्शन आ गया। अब एक्सेप्शन का मतलब ये है कि आपको इंडोर मैनेजमेंट का फायदा तो मिलेगा ही नहीं, आपको तो इंडोर मैनेजमेंट का फायदा मिल ही नहीं सकता ना, क्योंकि आप इंडोर मैनेजमेंट कहता है आउटसाइडर सपोर्ट, एक्सेप्शन का मतलब है आउटसाइडर को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा, कंपनी सपोर्ट मिलेगा। इन शॉर्ट एक्सेप्शन के अंदर वापस से कंपनी सपोर्ट आ जाएगा। अब क्या था इसका एक्सेप्शन, वो भी बहुत ध्यान से समझना। अपन को इसके 3 एक्सेप्शंस याद रखने हैं, तीनों के नाम याद रखने हैं, तीनों में एक एक केस स्टडी है, वो केस स्टडी के नाम को भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में हमें पूछना होता है साहब। और मॉड्यूल क्यों रख के रखा, क्योंकि वही मॉड्यूल लेवल का लैंग्वेज अपन को यूज करना होता है। तो देखो ये क्या कहता है, सबसे पहला आया एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी।
अब इसमें क्या हुआ, इस बात को समझना, इस केस को समझना, केस में क्या था। ये जो केस था ये था हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड केस। अब इस केस में क्या था उस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। अब इसमें क्या हुआ कि जो कंपनी थी, कंपनी ने अपने आर्टिकल में लिख दिया था कि भैया डायरेक्टर जो है, जो कंपनी का डायरेक्टर है, वो इतना लोन कंपनी को दे सकता है। बता दिया कि भैया जो डायरेक्टर है वो इतना ही लोन देगा कंपनी को, और इससे ऊपर अगर वो लोन देता है तो हम उसे ब्याज नहीं देंगे। अब आर्टिकल में ऐसा लिख दिया था कि भैया इतना ही लोन दे सकता है, इससे ऊपर नहीं देगा। अब इस केस में क्या हुआ कि भैया अब कंपनी का जो डायरेक्टर है, माहौल और मार्केट जैसा अभी आज का खराब है वैसा उस समय भी खराब होगा। उसको लगा बाहर किसी को दूंगा, कोई पैसा लेगा, भाग जाएगा, अपनी कंपनी में देते, पैसा भी कंट्रोल में, ब्याज भी लेते रहेंगे। तो उसने क्या है, लिमिट से ज़्यादा ब्याज दे दिया। एग्जाम्पल के तौर पे कि भैया 1000 पाउंड तक दे सकता था, पर उसने क्या किया, 3500 पाउंड तक का लोन ले लिया। एग्जाम्पल बता रहा हूं कि 3500 पाउंड का लोन दे दिया। साल खत्म हुआ तो अब कंपनी ने क्या किया, 1000 पाउंड पे तो ब्याज दे दिया और बाकी बचा जो 2500 पाउंड था वो लौटा दिया। अब जब वो लौटाया तो भैया वो बोलने लगा, वो बोला कि यार मेरे को फिर जब अलाउड ही नहीं था तो फिर आपने लिया क्यों। देख भाई, तू ये नहीं बोल सकता कि तेरे को इसके बारे में पता नहीं था। आर्टिकल में स्पष्ट रूप से लिखा है, और आप तो कंपनी के डायरेक्टर हो, बड़े इंचार्ज हो, आपको तो इसके बारे में पता होना चाहिए था। और इसीलिए इन्होंने बोला एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। अब हो सकता है उसको पता हो पर उसको लगा हो कि मैं सेटिंग कर लूंगा, या हो सकता है उसको नहीं पता हो, पर लॉ बोलता है साहब इग्नोरेंस भी क्राइम है। सर मेरे से गलती से हो गया, गलती से आपने किसी की गाड़ी का कांच फोड़ दिया, तो आपको क्या बोलेगा, चलो कोई बात नहीं भैया, होता रहता है। करके देखो अभी के टाइम पे वो आपको कुछ बोलेगा हिंदी में, है ना, उसको रिकॉर्ड कर लेना, फिर जब फुर्सत में घर पे हो ना अकेले उसको सुनने का, है ना। तो देखो पहला है एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, जो हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के केस में हुआ था। अब दूसरा आता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी। अब क्या था साहब, अब ये केस है ना मेरे भी समझ के बाहर है साहब। मतलब पागलपन की भी कोई सीमा होती है यार। अब देखो ये क्या है, ये आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशॉ एंड कंपनी का केस है। अच्छा, केस को पढ़ने का तरीका याद रखना, ये जो पहला व्यक्ति होता है उसे कहा जाता है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का मतलब है जो केस करता है, और जो दूसरा नाम होता है उसे कहते हैं डिफेंडेंट, जिसके ऊपर केस हुआ है। ठीक है, तो एक तो है प्लेंटिफ और एक है डिफेंडेंट। ठीक है, तो अब आनंद बिहारी लाल केस में क्या हुआ, अब विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये बावड़ी झालर क्या किया, इसको एक जमीन पसंद आई, वो जमीन किसी कंपनी की थी। 2-3-4 बार वो कंपनी के ऑफिस गया मालिक से मिलने, वो नहीं मिला। हर बार उसका अकाउंटेंट मिलता था। अब उसको 5वीं-6ठी बार वो गया तो उसका अकाउंटेंट मिला उसको। तो उसने क्या बोला, देखो भाई आप अकाउंटेंट, आप तो क्लोज ही होंगे मालिक के, एक काम करो, इतने की आपकी ज़मीन है और मैं आपको इतना देने को रेडी हूँ, ये ज़मीन के दस्तावेज है, आप अपने मालिक के बिहाफ पे साइन करके ज़मीन बेच दो। पहले तो अकाउंटेंट ने ना किया, पर उसने क्या किया, एक गलती कर दी, पैसों की भरी हुई अटैची खोल के इंडियन को दिखा दी। अब वो पैसा देखते उसकी तो आंखें गोल गोल होने लगी, उसके दिमाग में एक बादल बना, वो अपने आप को गोवा में एंजॉय करता हुआ पाया,
और उसके दिमाग में ख्याल आया कि पैसा लेके अपन हो जाते रफू चक्कर। उसने आनंद बिहारी लाल को साइन करके दे दिया। आनंद बिहारी लाल ने तो कंस्ट्रक्शन भी चालू कर दिया। एक दिन डायरेक्टर आया, प्रॉपर्टी देख रहा था, वो बोले यार अपनी जमीन भी यहीं पे थी। फिर उसने देखा तो मालूम चला उसकी जमीन पे एक आदमी कंस्ट्रक्शन कर रहा है। उसने आनंद बिहारी लाल को बोला भैया आप कौन है, बाहर निकलो मेरी जमीन से। अच्छा अच्छा आप ही वो डायरेक्टर है। अरे यार आपके अकाउंटेंट ने एकदम मार्केट प्राइस पे सामान खरीदा है। हाँ? अरे कौन सा अकाउंटेंट, कौन है, आप जमीन खाली करो यार। सवाल है क्या आप अकाउंटेंट से जमीन खरीद सकते हो? बुद्धि चुनिया गई है आपकी। जमीन खरीदने गए हो या लॉलीपॉप है? तो साहब यहां पे सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी क्लियर कट दिख रहा है यार कि भैया वो अकाउंटेंट है, ओनर नहीं है, आपने उससे जमीन ले ली। तो सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी केस में लॉ ने बोला है आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट आउटसाइडर को बेनिफिट नहीं मिला। और द बेस्ट, देखो एक केस को ध्यान में रखना है, कोई भी एक केस को अपन को ध्यान में रखना है जो अपन को एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है? तो वो आप ध्यान रखना। दूसरा वाला भी केस है, आप चाहो उसको भी पढ़ सकते हो। हकीकत में देखा जाए, देखो हम लोग सबको ये चीज लिखनी है। देखो प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। आईसीआई का एक पेज एरियल की फॉन्ट में 10 साइज का आता है, लाइन गैप 0 है। उसके एक पेज को अगर आप नोटबुक में उतारते हो आपके 3.5 से 4 पन्ने होते हैं। आपको हद मार के डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का सवाल क्या आ सकता है, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द एक्सेप्शन। 1 मार्क तो मीनिंग का, 4 मार्क एक्सेप्शन का। 4 मार्क में यहाँ पे 3 पॉइंट लिखना है यार, एक पेज आपको भरना है, राइट? तो देखो मैं प्रैक्टिकली बताना चाह रहा हूँ, कई लोगों को समझ में नहीं आता सर याद कैसे करें, मैं उसकी क्लैरिटी आपको देना चाह रहा हूँ। और फिर आता है, देखो उसके बाद आता है फॉर्जरी। इट इज अ ब्यूटिफुल केस, माइंड बॉगलिंग केस ऑफ फॉर्जरी। देखो एक चीज समझना पड़ेगा आपको, फ्रॉड धोखा होता है और फॉर्जरी धोखाधड़ी है, धोखाधड़ी। अब आपका ये भी सवाल आएगा सर धोखा और धोखाधड़ी तो एक ही हुआ ना? यस, दोनों एक ही है साहब, 100% एक ही है हमारे नॉर्मल लैंग्वेज के अनुसार। पर धोखाधड़ी में एक चीज समझो, फ्रॉड को कंपनीज एक्ट ने डिफाइन किया है, इसके ऊपर पेनल्टियां लगाई है, बट धोखाधड़ी इज नॉट डिफाइंड। यानी ये लोग क्या बोलते हैं, फॉर्जरी को कंपनीज एक्ट में डिफाइन ही नहीं किया गया है और इसीलिए फॉर्जरी की सिचुएशन में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका केस क्या हुआ, मैं केस बताता हूं, जरा केस को बहुत ध्यान से समझना आप। इसमें एक कंपनी सेक्रेटरी है और एक इन्वेस्टर है रूबेन नाम से। अब रूबेन नाम के एक इन्वेस्टर ने शेयर्स खरीदे। अब पहले ऐसे फिजिकली मिलके शेयर्स खरीदे जाते थे, तो क्या हुआ कि रूबेन चला गया, कंपनी के अंदर गया और पैसे वाला आदमी था, बोला आई डोंट हैव सच टाइम्स एंड कॉल द मेन पर्सन। तो वहां से लोगों ने बोला, कैबिन था कंपनी सेक्रेटरी का, वहां भेज दिया, बोले यू कैन टॉक टू दोज पीपल। तो कंपनी सेक्रेटरी कैबिन में गया, एक्चुअली देखो आई डोंट हैव टाइम, आई हैव लॉट ऑफ वर्क एंड आई वांट टू परचेज शेयर्स ऑफ योर कंपनी। तो अब वो कंपनी सेक्रेटरी बोल रहा है, सर देखो यू हैव टू मीट द एमडी बट द एमडी इज नॉट अवेलेबल, और ऐसा सब उसको बताने का कोशिश कर रहा है। तब तक में एक गलती इसने भी कर दी। सर कौन सी गलती? वो पैसे की अटैची खोल के उस कंपनी सेक्रेटरी को दिखा दी। देखो कुछ भी करो यार, राइट? इंडियन को पैसा दिखाओ मत साहब। इतिहास गवाह है हमारा, इस पैसों से प्रधानमंत्री भी गए हैं। 1992 का वो न्यूज़पेपर में आया हुआ इतिहास गवाह है इस बात का। स्कैम मूवी के अंदर हर्षद मेहता ने भी 1 करोड़ रुपए, ऐसा मैं तो सुनी सुनाई बातें बता रहा हूं, पर देखो पैसा नहीं दिखाने का, अब उसको दिखा दिया पैसा।
अब उसको तो लगा भैया कुछ सेटलमेंट करते हैं। सर्टिफिकेट पड़े रहते थे पहले ऐसे ही थोक के भाव से, सर्टिफिकेट उठाया, उसमें लिख दिया रुबेन उबेन, और ऐसे ही शेयर्स कितना पैसा लाया डिवाइड बाय दिस, इतने शेयर्स इतना मार्केट प्राइस, ऐसे करके एमडी की जगह पे कंपनी सेक्रेटरी ने साइन करके दे दिया। थोड़े समय के बाद जब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, उसके पास डिविडेंड आया नहीं, तो वो रुबेन भागता भागता कंपनी गया, बोले मेरा डिविडेंड कहाँ है? बोले कौन सा डिविडेंड? अरे बोले जो कंपनी ने दिया है। तो बोले आप कौन है? बोले मैं शेयर होल्डर हूं। बोले आपका नाम क्या है? उसने बताया रुबेन उबेन करके नाम। बोले ऐसे नाम से तो कोई नहीं है, ऐसे नाम से कोई नहीं है, तो ये तेरे बाप ने दिया है? मतलब अरे यार शेयर सर्टिफिकेट है मेरे पास। उस शेयर सर्टिफिकेट में चेक किया तो मालूम चला कि कंपनी सेक्रेटरी ने उसका कर दिया है, और कंपनी सेक्रेटरी उसी दिन साला रिजाइन करके चला गया। अब सवाल है, तुम मेरे को पैसे जमा करा दो और अगर मेरा स्टाफ भाग जाए तो मेरे पास तो पैसा आया ही नहीं। तो सवाल है कि तुम वापस पैसा जमा कराओगे? देखो साहब मेरा स्टाफ भाग गया, मैं क्या करूं? या नहीं कराओगे? तो तुम तो बोलोगे सर हम तो एक ही बार जमा कराएंगे। पर सुन, यहाँ पे लॉ ने बोला साहब रुबेन को कोई फायदा नहीं मिलेगा। द पॉइंट इज वेरी क्लियर। ये फॉर्जरी का, देखो फॉर्जरी मतलब उल्लू बनाया है। अरे चमन चिल्ली, तेरे को दिखता नहीं है शेयर सर्टिफिकेट पे क्लियर कट एमडी की जगह पे कंपनी सेक्रेटरी ने साइन किया? हाँ वो मेरे ध्यान नहीं रहा, और ध्यान नहीं रहा इसे उल्लू बनाना कहते हैं, और इसीलिए तुझे लॉ का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि दिस इज अ केस ऑफ फॉर्जरी। फॉर्जरी का केस है। सर तो रुबेन को इंसाफ नहीं मिले? अबे मिलेगा यार, मैं तो कंपनीज एक्ट सिखा रहा हूं ना। कंपनीज एक्ट में इंसाफ नहीं मिलेगा। इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धारा 400 बीसी में जा, और वो जो कंपनी सेक्रेटरी है उस पर केस कर देंगे 400 बीसी का। छोड़ेंगे नहीं साले को, अपन पकड़ पकड़ के सूत के मारेंगे सबको। बट द पॉइंट इज कि कंपनीज एक्ट के अंदर इंसाफ मिलेगा? नहीं साहब, कंपनीज एक्ट में इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉर्जरी उल्लू बनाने को कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। अब अगला सवाल जो स्टूडेंट पूछ सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा वो फ्रॉड है या फॉर्जरी? पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, तुम स्टूडेंट ही हो, स्टूडेंट ही रहो, जज मत बन जाया करो हर जगह। आपको एग्जाम में बकायदा लिखा होगा कि फॉर्जरी हुई है, केस स्टडी बना के दिया जाएगा कि फॉर्जरी हुई है और फॉर्जरी में ऐसा 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 हुआ है, ऐसा बकायदा लिखा होगा कि फॉर्जरी में ऐसा 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 हो गया है। तो बताओ क्या करना है? तब आपको बताना है कि साहब ये फॉर्जरी का केस है, इसलिए इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं मिलेगा। राइट, तो ये 3 केस पूरा का पूरा मॉड्यूल वाइज यहाँ पे मैं गया हूँ। जरा ध्यान से समझिएगा मैंने क्या बताया आपको। हमने सबसे पहले जो इसकी शुरुआत की थी जवानों, हमने जो सबसे पहले शुरुआत की थी वो शुरुआत ये थी कि भैया व्हाट इज इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, ये हमने सबसे पहले शुरुआत किया। हमने देखा कंस्ट्रक्टिव नोटिस आया। कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता था इंटरनल मैटर भी जानो, एक्सटर्नल मैटर भी जानो, दोनों जानो। फिर इसको हटा के आया सीधा का सीधा इंडोर मैनेजमेंट। नहीं भाई ऐसा जानना संभव नहीं है, खाली एक्सटर्नल मैटर जानेंगे। ये आउटसाइडर के सपोर्ट में आया। ये रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड में आया। फिर इसके एक्सेप्शन आए। एक्सेप्शन में 3 सिचुएशन थी। नंबर 1 था एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ नॉलेज। तो आपके पास एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ नॉलेज है या नहीं है? तो इसमें हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसमें वो डायरेक्टर ने ज़्यादा लोन दे दिया तो हम ब्याज तो उतने पे देंगे क्योंकि आर्टिकल में लिखा हुआ था। दूसरा था सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, आनंद बिहारी लाल का केस, उसने अकाउंटेंट से ज़मीन खरीदी, नहीं इंडोर मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और तीसरा है फॉर्जरी का केस जो कहता है कि साहब फॉर्ज वाली सिचुएशन में आपको कंपनीज एक्ट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा।